कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिस्री हसीना अपने छाती जैसे पेट को मरोड़िया दे रही थी, उसके कुल्हे दायरों में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे, बारीक शिफान में से उसकी रुपल्ली टांगे हाथी दांत के तराशे हुए सतूनों खंभों की तरह फड़क रही थीं। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थीं। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी, जो कभी शबनम थी, मिस्री रक्कासा नर्तकी की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशों हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिस्री रक्कासा के कुल्हे तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चक फेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की मां शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उन्हें तक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। सांस कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया की ढूंढ रही थीं। बहराई तरोताजा रसभरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरियों से भर लिया। उसके हाथ लर्ज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थीं। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थीं। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक उबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदाने जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगिनी को नहीं खुद उनकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नजर में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहां जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्मों रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उंडेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्करा रहे थे। डॉट डॉट डॉट, एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। डॉट डॉट डॉट, दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। गाड़ी आने के समय से बहुत पहले ही महेंद्र स्टेशन पर जा पहुंचा था। गाड़ी के पहुंचने का ठीक समय मालूम न हो, ये बात नहीं कही जा सकती। जिस छोटे शहर में वह आया हुआ था, वहां से जल्दी भागने के लिए वह ऐसा उत्सुक हो उठा था कि जानबूझकर भी अज्ञात मन से शायद किसी अबोध बालक की तरह वह समझा था कि उसके जल्दी स्टेशन पर पहुंचने से संभवतः गाड़ी भी नियत समय से पहले ही आ जाएगी। होलडाल में बंधे हुए बिस्तरे और चमड़े के एक पुराने सूटकेस को प्लेटफॉर्म के एक कोने पर रखवाकर वह चिंतित तथा अस्थिर सा अन्यमनस्क भाव से टहलते हुए टिकट घर की खिड़की के खुलने का इंतजार करने लगा। महेंद्र की आयु 32-33 वर्ष के लगभग होगी। उसके कद की ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं मालूम होती थी। उसके शरीर का गठन देखने से उसे दुबला तो नहीं कहा जा सकता, तथापि मोटा वह नाम का भी न था। रंग उसका गेहुआ था, कपोल कुछ चौड़ा, भौहें कुछ मोटी किंतु तनी हुई, आंखें छोटी पर लंबी, काली मूंछें घनी पर पतली और दोनों सिरों पर कुछ ऊपर को उठी थीं। वो खद्दर का एक लंबा कुर्ता और खद्दर की धोती पहने था। सर पर टोपी नहीं थी। पांवों में घड़ियाल के चमड़े के बने हुए चप्पल थे। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण अवश्य था,
पर वह आकर्षण सब व्यक्तियों की दृष्टि को अपनी ओर नहीं खींचता था। सूरज बहुत पहले डूब चुका था और शुक्ल पक्ष का अपूर्ण गोलाकार चंद्रमा अपने किरण जाल से दिगंत को स्निग्ध आलोक छटा से विभासित करने लगा था। स्टेशन पर अधिक भीड़ न थी। प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते पूर्व की ओर कदम निकल जाने पर ऐसा मालूम होने लगता था कि चांदनी दीर्घ विस्तृत समतल भूमि पर अलस क्लांति की तरह पड़ी हुई है। झिल्ली झनकार का एकांतिक मर्मर स्वर इस अलसता की वेदना को निर्मम भाव से जगा रहा था, जिससे महेंद्र के हृदय की सुप्त व्याकुलता तिलमिला उठती थी। सिग्नल डाउन हो गया था। टिकट घर खुल गया था। थर्ड क्लास का टिकट खरीदकर महेंद्र गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर ही से सर्चलाइट के प्रखर प्रकाश से तिमिर विदारण करती हुई गाड़ी दिखाई दी और झक झक करती हुई स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सामने के कंपार्टमेंट में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे और वे भी उतरने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र एक हाथ में बिस्तर की गठरी और दूसरे हाथ से सूटकेस पकड़कर उसी में जा घुसा। जो 2 व्यक्ति कंपार्टमेंट में थे, उनके उतरते ही एक चश्माधारी सज्जन ने 2 महिलाओं के साथ भीतर प्रवेश किया। कुली ने आकर नवागंतुक महाशय का सामान भीतर रख दिया और मंजूरी के संबंध में काफी हुज्जत करने के बाद पैसे लेकर चला गया। चश्माधारी सज्जन महिलाओं के साथ महेंद्र के सामने वाले बेंच पर बड़े आराम से बैठ गए। मालूम होता था कि वह बड़ी हड़बड़ी के साथ गाड़ी के आने के कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंचे थे और घबराहट में थे कि महिलाओं को साथ लेकर यदि किसी कंपार्टमेंट में जगह न मिली तो क्या हाल होगा। वह अभी तक हौंफ रहे थे, जिससे उनकी अब तक की परेशानी स्पष्ट व्यक्त होती थी। अब जब आराम से बैठने को खाली जगह मिल गई, तो एक लंबी सांस लेकर चश्मा उतारकर रुमाल से मुंह का पसीना पोंछने लगे। पसीना पोंछते पोंछते महेंद्र की ओर देखकर उन्होंने प्रश्न किया, शिकोहाबाद कई बजे गाड़ी पहुंचेगी, आप बता सकते हैं? महेंद्र ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब पहुंचेगी। महेंद्र कनखियों से महिलाओं की ओर देख रहा था। महिलाएं उसके एकदम सामने बैठी थीं और यदि दृष्टि सीधी करके स्वाभाविक रूप से उन्हें देखता रहता, तो भी शायद न तो चश्माधारी सज्जन को और न महिलाओं को कोई आपत्ति होती, पर उसे अपनी स्वाभाविक संकोचशीलता के कारण उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखने का साहस नहीं होता था। दोनों महिलाएं बेपर्दा बैठी थीं। उनमें एक की अवस्था प्रायः 35 वर्ष की होगी, वह एक सफेद चादर ओढ़े खड़ी थी। दूसरी 22-23 वर्ष की जान पड़ती थी, वह एक गुलाबी रंग की सुंदर